वन कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, सपोज आपने जितनी भी स्टडीज की हैं, यू हैव स्टडीड थ्रू आउट इन हिंदी मीडियम, ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम में कर ली, फर्स्ट क्लास से लेके पूरा इंटरमीडिएट तक भी आपने हिंदी मीडियम से किया, अब आप इंग्लिश मीडियम में अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए अपना मीडियम चेंज करने की सोच रहे हैं, ठीक है ना। और आपको चेंज करना भी चाहिए। इसके जितने भी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए गए हैं, ठीक है ना। इंग्लिश को सीखना, ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सभी लोग इंग्लिश से ज्यादा डरते हैं। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो भी विलेजेस के बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, जिनके पास इतना आर्थिक जो है वो आर्थिक तरीके से मजबूत नहीं है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना, तो वो बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं या अच्छे अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनकी इंग्लिश नहीं, जो उससे उनको लगता है वो बहुत ही इन्फीरियर है, ठीक है ना, उनका कुछ नहीं हो सकता है। वो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कहीं कहीं पर नॉलेज है लोगों के अंदर, ठीक है ना, या जो भी आपके अंदर एक थॉट है कि नहीं यार इंग्लिश मीडियम से नहीं हो सकता, बस वही एक थॉट को चेंज करने की जरूरत है ना। बट मैं आपको क्या कर रहा हूं कि जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको सारों को फोकस करके, सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को फोकस करके उनसे ये अपील है कि आप इंग्लिश मीडियम से कोशिश करके देखो, जिससे कि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। जो आपने गोल बनाया है अपनी लाइफ में कि आप आईएएस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, या आप यूपीपीसीएस को क्रैक करना चाहते हैं, या अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उनको क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है ज्यादातर। क्यों? जैसे यूपीएससी में क्या है कि आप देखिए कि हिंदी मीडियम के कितने छोटे, बहुत ही थोड़े अमाउंट के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बहुत कम जो है संख्या में सेलेक्ट होते हैं लोग। क्यों? मीडियम की वजह से स्टडी मटेरियल नहीं है, न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ सकते हैं खुद से, आपको उसका ट्रांसलेशन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, तो आपकी खुद की मेंटल फैकल्टी डेवलप नहीं होती, खुद की कैपेसिटी आपकी डेवलप नहीं हो पाती, आप डिपेंडेंट रहते हैं हमेशा हमेशा, आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि अरे मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले तो ओआरएन में बैठे हैं और हम लोग तो मुखर्जी नगर में हैं या बिहार में बैठे हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान के विलेजेस में बैठे हैं, हमसे कहाँ हो पाएगा। हो पाएगा आज के टाइम में। अगर इस युग में नहीं हो पाया, अगर इस युग में जो वीक इंसान है अगर वो स्ट्रेंथन नहीं बन पाया, वो स्ट्रांग नहीं बन पाया, तो ऐसा एरा फिर दोबारा कभी नहीं आना। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है ये जो युग चल रहा है, जिसमें आप मोबाइल के थ्रू, आप यूट्यूब के थ्रू हर तरीके से आपको नॉलेज मिल सकती है, बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है ना। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ही बचा सकते हैं। आप अगर इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, ओनली देन द रिजल्ट ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विल कम इन द फेवर ऑफ द हिंदी मीडियम स्टूडेंट, बिकॉज आपको गोल नहीं अपना बदलना है, आपको सिर्फ रास्ता बदलना है। यू हैव टू चेंज ओनली द मीडियम, नॉट द गोल ऑल टुगेदर, ठीक है ना। बनना आपको आईएएस ही है, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत ज्यादा आपके अंदर क्षमता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा आपके अंदर सोच है, सब कुछ है, बहुत कुछ आप सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ अ मीडियम दैट यू हैव चूजन एज एन हिंदी मीडियम, यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। सीसैट को नहीं क्रैक कर पाते हैं आप, ठीक है ना। उसमें जो हमारे लगभग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो आते हैं, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे उसको नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों पे आपको मेहनत करनी चाहिए। आपको अगर एक इंसान को 1 साल लग रहा है, ठीक है ना, पूरी प्रिपरेशन करने में इंग्लिश मीडियम वाले को, तो आपको 1.5 ईयर लगेगा, 6 महीने और ज्यादा लगेंगे। बट कैसे सीखेंगे? तो ये चैनल सिर्फ उसी के लिए है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम, देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर द यूपीएससी, एंड दिस इज द नंबर, एंड दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, 7080507433. Any query if you have, or you are suffering from any kind of thing that you are not able to understand whether should you prepare for the civil service examination in English medium or Hindi medium, you can call and get our back. Alright, तो इंग्लिश अब सीखते हैं कि मेरे स्टाइल में मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है ना। जो जरूरी है वो पहले सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चीजें दिमाग में रखनी होगी, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम को किस तरीके से लर्न करते हैं? सबसे पहले तो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप किसी कंट्री में गए, आपने देखा यहाँ पे तो यार 4 व्हीलर गाड़ियां, कार है यहाँ पे, और आपकी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब सिर्फ सोच बदलने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। आपने देखा यहाँ पे बहुत सारी कार्स हैं, ये कैसी गाड़ियां हैं, मेरी कंट्री में तो नहीं है। आप वहां पर गए, आप वापिस आए, अब आप क्या करोगे? जो समझदारी वाला काम है वो ये होना चाहिए कि अगर आपको भी कार चाहिए अपनी कंट्री में, तो आप खुद तो जाओगे नहीं कि नहीं भाई वहां पे ऐसी माइंस होंगी, उनकी मैं खुदाई करूंगा, स्मेल्ट करूंगा, फिर मैं कॉपर बनाऊंगा या मैं आयरन लेके आऊंगा, ठीक है ना, फिर उसके लिए मैं अलग से सोचूंगा, तो बहुत बड़ी बड़ी मतलब फैक्ट्रीज लगेंगी, फिर उन फैक्ट्रीज में मैं उस कार को ऐसे ऐसे शेप करूंगा, फिर उसका इंजन बनाऊंगा, फिर उसमें ये बेल्ट लगेगी, ऐसे स्टीयरिंग होगी, ऐसे ग्लास होंगे, ऐसी सीट्स होंगी, ऐसा डिजाइन होगा, ऐसी चेसी होगी। ये सब अगर आप सोचने बैठोगे तब तो फिर आपकी नहीं बन पाएगी कार। अगर आप ये करो कि जिस कंट्री में आपने देखी कार, वहां से एक कार आप खरीद लो, मंगवा लो, किसी की हेल्प से आप मंगवा लो। जैसे कि यहां मैं आपको हेल्प कर रहा हूं आपको इंग्लिश सीखने में, ठीक है ना। तो आपने मंगाई, आप उसको ओवरहॉल कर दो, पूरी खोल दो, खोल करके आप सारे पार्ट्स को समझ लो।
उस तरीके की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उनको इंपोर्ट करके इधर से उधर से आप असेंबल कर लो अपने हिसाब से, थोड़ा सा डिजाइन ऐसे वैसे करके अपने अपने आप मतलब अपने हिसाब से आप उन चीजों को बना सकते हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है हमको, पूरा ग्रामर नहीं सीखना है। आप देखिए कि जो मैं आपको बता रहा हूं अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी ये जो पैराग्राफ है ना, ठीक है ना, ये हमारी एनसीईआरटी है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है। इससे पहले हम लोगों ने 9 पैराग्राफ्स के कंप्लीट कर चुके, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, पैरा बाय पैरा हम इसको डिस्कस करें, जिससे कि हर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के दिमाग में छप जाए, उसको मीनिंग समझ में आने लगे, उसको लगे कि हाँ जब मैं इसको रीडिंग करूंगा तो मुझे समझ में आएगा। हाँ समझ में आता है, बहुत सारे बच्चों के अंदर तो यही इतना खौफ है इंग्लिश का कि यार मैं पढ़ूंगा मुझे समझ में ही नहीं आएगा, इंग्लिश मीडियम से तो मैं कर ही नहीं, वो तो सोचते ही नहीं है उधर, ठीक है ना। तो ये हमारी एनसीईआरटी बुक है, अवर पास्ट, ठीक है ना, हमारे अतीत इसका नाम है, जो हिंदी मीडियम वाली है। आपको इंग्लिश मीडियम की लेनी है, अवर पास्ट, ठीक है ना। उसका फर्स्ट चैप्टर है ये, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है ना, ये इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है और ये उसका 10th पैराग्राफ है, ठीक है ना। 10वां पैराग्राफ आप खोल करके देखेंगे तो आपको मिलेगा। अब अगर मैं आपको उसको समझाऊं, ठीक है ना, और आपको पूरी इसकी मीनिंग बताऊं, उच्चारण करना बताऊं, रीडिंग करना बताऊं, आपको जो इंपॉर्टेंट जो नेसेसरी ग्रामर है इसकी वो भी मैं आपको बताऊं जितनी जरूरी है। और अगर आपको पूरा होलिस्टिक अगर एक पर्टिकुलर जो भी ग्रामर का टॉपिक उसको देखना है, उसका एक अलग से वीडियो रहे, तो आप उस पर्टिकुलर चीज को कायदे से समझ जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो भी ग्रामर आप पढ़ेंगे वो अप्लाई कहां करेंगे, या तो लिखेंगे उसको, ठीक है ना, या तो उसको राइटिंग में यूज करेंगे, या तो स्पीकिंग में यूज करेंगे, और या फिर उसको रीडिंग में यूज करेंगे। तो सबसे पहले ग्रामर ना पढ़ के, क्योंकि ज्यादा जितना आप ग्रामर पे फोकस करोगे तो सारा का सारा फोकस आपका रूल्स पे जाएगा, नियम पे जाएगा, जो ग्रामर के रूल्स हैं, ठीक है ना। ये जितने भी फंक्शनल एस्पेक्ट हैं जिनकी वजह से आप ग्रामर पढ़ रहे हो, क्या मुझे ग्रामर आएगी तो मैं आई कैन रीड, आई कैन स्पीक, ठीक है ना, तो वो सारे एस्पेक्ट तो नेग्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यही दूसरा पॉइंट है कि आपको अगर समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है, देन मूव अहेड, आप आगे बढ़िए, आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, आप एक चैप्टर पढ़ के देखिए, 2 चैप्टर पढ़ के देखिए, समझ में आ रहा है, एक बुक पढ़ के देखिए, समझ में आ जाएगा। एक बुक अगर आपने कंप्लीट की तो गारंटी के साथ आप इंग्लिश मीडियम से ही सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है ना। अब रूल बेस्ड ग्रामर जो है ना वो आपको अवॉइड करनी है, बहुत ज्यादा रूल्स में नहीं जाना, आपको जो रूल्स हैं वो आप अलग से पढ़ोगे, वो मैं आपको यही पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके अलग से वीडियोस आएंगे, जो कि उस पर्टिकुलर जो ग्रामर का टॉपिक होगा उस पे बेस्ड होंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है कि जितना फोकस आप रूल पे नहीं करोगे, उतना ज्यादा फोकस, वो एनर्जी आपकी इधर लगेगी समझने में। आपका एनसीईआरटी भी प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है ना, आप समझ भी रहे हो, आपके सिलेबस की ही चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसी सारी चीजें आप जो ये पढ़े, और जब आप 1000 बार, 100 बार, 500 बार, 1000 बार जब आप वही कंसेप्ट बार बार पढ़ो, जैसे ओवर द इयर्स लिखा है, ओवर द इयर्स लिखा है। अब ओवर द इयर्स का मतलब अगर आप समझिए कि ओवर जो यहां पे लिखा है ये क्या है, प्रीपोजिशन है ये, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। अब ये प्रीपोजिशन समझ गए, बहुत बार ये ओवर द इयर्स है। अब आप इसका मतलब समझिए कि ओवर द इयर्स मतलब इतने वर्षों में, मतलब अब ये बहुत पीछे की बात की जा रही है, ओवर द इयर्स, क्योंकि हिस्ट्री में क्या है, 100 में से 100% आपकी जितनी भी ग्रामर यूज होगी वो पीछे की होगी, पीछे मतलब पास्ट टेंस की होगी, पास्ट टेंस की, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। तो एक एक चीज आप सीखते जाओगे, और ऐसा तो है नहीं कि ग्रामर इतनी है कि वो कभी खत्म ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप स्टार्ट करिए सीखना, ठीक है ना। ग्रामर को जब यहां पे मैं समझा दूं किसी भी चीज को, फिर अगर आपको उससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट आपको देखना है तो आप देखो इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए और स्ट्रेंथन हो जाएगा। बट जब आपको समझ में आ रहा तो देखने की जरूरत ही क्या है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे हम, ठीक है ना। सबसे पहले वी विल बी रीडिंग अबाउट इट, ठीक है ना। ये मैंने हर वीडियो में एक्सप्लेन किया, बट अगेन आई एम टेलिंग यू एवरीबॉडी दैट हाउ वी विल बी गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, ओके। सो फर्स्ट वी विल बी रीडिंग के साथ साथ कैसे उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना, प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते, प्रोनाउंसिएशन बोलते, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। तो फिर हम इसको रीडिंग करेंगे और कैसे उच्चारण करेंगे, ठीक है ना। मीनिंग जो भी होगी इसकी वो मैं मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। और उस मीनिंग को इस तरफ लिखेंगे भी हिंदी में, जिससे कि आपको समझ आए, आप खुद ट्रांसलेट करें तो आपको समझ में आएगा और अच्छी तरीके से दिमाग में रुकेगा। और इंग्लिश को बोलने के लिए ना आपके माइंड में कुछ स्टोरी तो होनी चाहिए, जैसे आप मान लीजिए कुछ भी बोलना चाहते हो, ठीक है ना। अब आप मान लीजिए किसी कोचिंग है, या आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा, आप जो मान लीजिए आपने देखा एक्टिव वॉइस देख लिया, ठीक है ना, कि एक्टिव वॉइस क्या होती है, ठीक है ना। अब एक्टिव वॉइस तो आपने देख लिया, वहां पे आपको इंडिविजुअल आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप समझ गए एग्जांपल कि हाँ एक्टिव वॉइस ही होता है। अब उस एक्टिव वॉइस को आप यूज कहां करोगे, अगर आपको यूज करना है स्पीकिंग में तो आपको खुद से कुछ ना कुछ अपने दिमाग में मटेरियल बनाना पड़ेगा, कोई स्टोरी बनानी पड़ेगी, तभी तो बोलोगे आप, ऐसे कैसे बोलने लगोगे, है ना। अगर आपको लिखना है तो खुद यू हैव टू क्रिएट वन स्टोरी, कोई भी स्टोरी हो सकती है, तब आप लिखोगे। बट यहां पे क्या है, आपको स्टोरी, कंसेप्ट सब कुछ पहले से ही मौजूद है और आपको यहीं पर वो टॉपिक समझा दिया जाएगा, तो आपको लगेगा हाँ ये अब मुझे समझ में आ गया। फिर आपको रूल्स देखने की जरूरत ही नहीं है, रूल्स देखने की रिक्वायरमेंट 1% रह जाती है। अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेंथ करना नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं मैंने यहां देखा, जैसे मैं अगर मैं किसी से बोलूं कि ये रेड कलर का मार्कर है
तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, लेकिन फिर से दिखाओ एक बार, रेडी है ना? तो कुछ लोग मानते नहीं है। उस तरीके के लोगों के लिए आप फिर से देख सकते हैं दोबारा जाके, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, जो भी नेसेसरी ग्रामर होगी, नेसेसरी मतलब जरूरी जितनी भी ग्रामर का पार्ट होगा उसको मैं हिंट देता रहूंगा, और ये हिंट के अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो जो एक्सप्लेनेशन मैं इसमें दे रहा हूं, अभी जैसे यहाँ पे ये विद है, इन है, ये बाय है, ऑफ है, ठीक है ना, ये सब जितने भी यहाँ पे लगे हुए हैं, अब इनका मीनिंग आप समझ, जैसे विद मतलब होता है साथ, आपने विद का मतलब समझ कि हाँ साथ। अब अगर आपको नहीं पता है कि ये आपका प्रीपोजिशन है, ये इन मतलब होता है में, अब आपको पता है ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब अगर इन का मतलब पता है कि में, अब आपको पता है कि इन का मतलब में होता है, तो अगर आपको ये नहीं पता है कि ये हमारा प्रीपोजिशन है, तो क्या गलती हो गई आपसे? कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आप एसएससी का या ऐसे एग्जाम नहीं अटेम्प्ट करें जहां पर ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहां पर कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, और आप जो भी इसको सीखेंगे उसको आप लिख करके अपने, ठीक है ना, खुद से जो भी स्टोरी बनाएंगे उसको इंग्लिश में लिख करके आप इस नंबर पे सेंड करेंगे, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं, मैं उसको चेक करके आपको रिफ्लेक्ट बैक करूंगा। और उसके बाद जो भी ये स्टोरी आपको याद रही, कुछ भी खड़े होकर के आप उसको बोलना शुरू करिए, बोल करके आप जो है एक वॉइस नोट्स को इस नंबर पे सेंड करिए, ठीक है ना। तो होगा क्या, देखिए, अगर आपको ग्रामर पढ़ाई जाएगी तो पहले पूरा फोकस आपका ग्रामर पर रहेगा, लेकिन अगर आपको यही चीज पढ़ाई जाएगी तो आप क्या है कि आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी सीखने की, बहुत जल्दी जल्दी आप आगे चीजें सीख जाओगे जो जरूरी है। अदरवाइज आप फिर उसी ग्रामर में रह जाओगे और फिर आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ग्रामर तो आप सोचो क्लास फर्स्ट से लेकर के पूरा आपने इंटरमीडिएट तक तो पढ़ी ही पढ़ी है ना। आपने फिफ्थ सिक्स्थ से तो स्टार्ट ही कर दी होगी, फिर पूरा आपने इंटरमीडिएट तक पढ़ी है, जो तब ग्रामर आपको सारी पढ़ी है आपने, ठीक है ना, 8-9 साल, तब आपको नहीं आई ग्रामर, उसकी वजह से आप इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन नहीं करना चाहते। तो अब आपको उल्टा करना है, क्योंकि जो एक तरीके से आप फेल हो चुके हैं, तो दूसरा बार उसी तरीके पर मत जाइए दोबारा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओवर द इयर्स, ठीक है ना, ये आपकी एनसीईआरटी है, अवर पास इसका नाम है, चैप्टर नंबर 1 है ये, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है ना। ये इसका शीर्षक है, टाइटल है, ठीक है ना, जो भी आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सब में बोल रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद ओवर द इयर्स, अब ये इसका जो है हमारे 8-9 पैराग्राफ हो चुके हैं, ठीक है ना। ये हमारा उसके बाद का पैराग्राफ है, आप अपनी बुक खोलिए, हूबहू आपको मिलेगा, ठीक है। ये हमारा 10वां पैराग्राफ है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। ओवर द इयर्स, ओवर द इयर्स, over the years many manuscripts were eaten away. Over the years, फिर कॉमा हल्का सा रुकिए, over the years many manuscripts were eaten away by insects. Over the years many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived. Again कॉमा लगा है, फिर रुकना है। Often preserved in temples and monasteries. ठीक है ना। These books dealt with all kinds of subjects. ऐसे ही आपको फ्लो में चलना है। These books dealt with all kinds of subject. जितनी अच्छी तरीके से रीडिंग करेंगे, सेंस उतनी ही जल्दी आपको इसका समझ में आएगा। तो कहां पर कौन से वर्ड्स को साथ में मिला के पढ़ना है, इसका ध्यान जरूर रखिए आप, ठीक है ना। इसको 8-10 बार रिपीट करके ये पार्ट जरूर देखिए रीडिंग वाला, ठीक है ना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, ग्रामर तो सबको पढ़ाई जा रही है, हर जगह ग्रामर पढ़ाई जा रही है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे चैनल्स हैं, बहुत अच्छे चैनल्स हैं जो लोगों ने बहुत बढ़िया ग्रामर पढ़ाई, बट आपकी क्या रियली में हुई है कुछ उससे इंप्रूवमेंट? आप खुद सोचिए। तो जो ये तरीका नहीं बताया जाता, ये तरीका से नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अब इसमें क्या है, जो बच्चा कुछ कभी नहीं पढ़ा, अगर वो एक बार देखेगा तो सोचेगा चलो अच्छा एक बार बोल रहे हैं तो चलो एक ही पैराग्राफ था, 7-8 लाइनें, चलो करके देख लेते हैं। बट जब उसको समझ में, अच्छा हाँ ऐसा समझ में आ रहा है, तो बोले अच्छा हाँ, समझ में आ रहा है मुझे, तो इंसान आगे बढ़ेगा ना। अब जैसे खोलते ही इंग्लिश की बुक, ओवर द इयर्स, अब ओवर तुरंत बता दिया प्रीपोजिशन, फिर हेडिंग डाल दी प्रीपोजिशन, अब ले प्रीपोजिशन पे प्रीपोजिशन, 46 प्रीपोजिशन या 60-80 प्रीपोजिशन होते हैं। फिर वही प्रीपोजिशन एडवर्ब बन के भी यूज होता है, वही प्रीपोजिशन का सेम वर्ड एडजेक्टिव बन के भी यूज होता है। बस उसी में आदमी को बस अब नहीं पढ़ना हमें इंग्लिश मीडियम से, हम करेंगे तो हिंदी मीडियम से ही, फेल हो जाए पक्का, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। इसीलिए जितनी जरूरी है उतना ही पढ़िए, जितना नमक जरूरी है उतना ही डालिए। आपके पास इतना सारा नमक है, इसका मतलब नहीं कि पूरा एक बार में डाल दी, तो पूरी ग्रामर मत सीखो, नहीं जरूरी है, समझो बात को, ठीक है ना। अगेन वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ, ओके। यू जस्ट लिसन व्हाट आई स्पीक, आई स्पीक दिस वन सेंटेंस मेनी टाइम्स, वन सेंटेंस में सेम चीज को रिपीट करो, इमिटेट करो, नकल करो, याद कर लो कुछ सेंटेंसेस को जैसे मैं बोल रहा हूं, और वैसे सेंटेंसेस खुद को बोलो, शीशे के सामने खड़े हो, स्टार्ट स्पीकिंग एनीथिंग भाई,
कुछ तो आपको आता है, इज, एम, आर, आई, मी, ही, शी, इट, कोई भी स्टोरी आपकी जिंदगी में जो भी घटना घटी हो उसको बोलने की कोशिश करो। जब उसको बोलने की कोशिश करोगे ना तब आपको पता चलेगा अच्छा ये वर्ड्स मुझे याद होना चाहिए, ये वर्ड मैं कैसे बोलूं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, अगर मुझे अपनी पीछे पास्ट के बारे में बताऊं तो पास्ट की लगेगी। अब दिमाग खुलना शुरू होगा आपका, ठीक है ना। और वोकैबुलरी कभी बैठ के याद नहीं करनी कि 10-10 वोकैबुलरी वो पूरी डिक्शनरी याद करनी है, गलत सब कंसेप्ट है, खुद ही आपको समझ में आ रहा होगा जब आप देखेंगे भी यहाँ पर, ठीक है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवर द इयर्स, ओवर द इयर्स को एक साथ पढ़ना है। ओवर द इयर्स ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। ओवर द इयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. These books dealt with all kinds of subjects. Religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science. Besides, again comma लगा रुकना है, besides these were epics, besides there were epics, poems, ठीक है ना, plays, many of them were written in Sanskrit, others were written in Prakrit, languages used by ordinary people, and तमिलनाडु की हमारी लैंग्वेज है तमिल, and तमिल एक लैंग्वेज थी, ठीक है ना उस वक्त, ठीक है। तो ऐसे इसको रीड करना है। फिर से मैं रीड कर देता हूं एक बार। Over the years many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science. Besides, these were epics, poems, plays. Many of them were written in Sanskrit, others were in Prakrit, languages used by ordinary people, and Tamil. ठीक है ना, ऐसे आपको रीड करना है, ठीक है। फ्लो आपको पकड़ना है। जैसे यहाँ पर these books dealt with all kinds of subject, तो यहाँ पे with के साथ लगा के पूरी लाइन पढ़ जाना है। यहाँ से थोड़ा पढ़ना है, these books dealt with all kinds of subjects, these books dealt with all kinds of subject, ऐसे पढ़ना। तो ये धीरे धीरे जितना पढ़ोगे यही सारी चीजें बार बार रिपीट होंगी तो आपकी हैबिट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हमने क्या किया, रीडिंग हो गई और उच्चारण हो गया, ठीक है ना। इसको खत्म करते हैं। अब इसका मीनिंग देखते हैं और ट्रांसलेशन देखते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में हम इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज को देखेंगे, फिर जो भी नेसेसरी ग्रामर उसको देखेंगे, एंड देन स्पीकिंग पार्ट को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। डरना घबराना नहीं है, अगर हिम्मत नहीं दिखाओगे तो फिर इतने बड़ी एग्जामिनेशन की इतनी ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट इतनी आसानी से तो नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो भी लोग आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो डेफिनेटली उनका ही होगा ना। अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, आप कोई स्टार्टअप या कोई भी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको जिस चीज की जरूरत है आप वैसे ही कैंडिडेट को तो हायर करोगे। वहां पे इमोशनल तो हो नहीं जाओगे कि नहीं सर मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है, मैं हिंदी मीडियम से हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई नहीं देखता वहां पे, ठीक है ना। आपकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे क्या देखिए, हर चीज के पीछे आप देखिए बिजनेस, ठीक है ना। उनका बिजनेस क्या है, यूपीएससी का बिजनेस क्या है कि लोगों का जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा किया जा सके, लाइफ जितनी लोगों की अच्छी की जा सके। तो ऐसे ऑफिसर्स उनको चाहिए जो कि लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सके, जिनके अंदर क्षमता हो, तो वो देखते हैं, ठीक है ना। तो आप वो सोचिए कि आप अपने अंदर वो चीज को डेवलप करिए जो चीज वो चाहते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसका मीनिंग देखते हैं, ठीक है ना। ओवर द इयर्स, अब इसको हिंदी में मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। अब जैसे आप मान लीजिए, अब आपको हिंदी की बुक से नहीं देखना, खुद से ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। मैं जैसे बता दूं, ओवर द इयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, some were destroyed but many have survived, often preserved in the temples and monasteries। ये एक सेंटेंस हो गया था, ठीक है ना। अब इसको लिखते हैं, ओवर द इयर्स मतलब पिछले कितने सालों के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि लिखा है ओवर द इयर्स मतलब कई सालों के बारे में ना, तो लिखा है तो यहां पर चलिए लिखते हैं पिछले कितने सालों में, लगभग मान लो ऐसे लिखते हैं, पिछले कई सालों में, पिछले कई सालों में या वर्षों में, पिछले कई सालों में या वर्षों में। ओवर द इयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स, मेनी मतलब कई, ठीक है ना। कई मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब पांडुलिपियां जो हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है ना। तो कई पांडुलिपियां, या आप इसको मैन्युस्क्रिप्ट ही लिखिए हिंदी में, ठीक है ना, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है ना। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects। देखिए were eaten क्योंकि हमारा बहुत पहले की बात है, इसलिए was and were का, और manuscripts हैं एक से ज्यादा manuscripts है ना, एक से ज्यादा पांडुलिपियां हैं, इसलिए was की जगह were लगा हुआ है, ठीक है ना। बस आप उसको समझते जाइए कि हाँ ये बता दिया, इतना समझ लिया बस, अगर समझ में आ गया आगे बढ़िए, ठीक है ना। फिर over the years many manuscripts were eaten away by insects।
अब ईटन अवे, अब अवे जो ये एक वर्ड लगा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अवे का मतलब होता है इधर दूर जाना, ठीक है ना, यहाँ बाहर निकलना, ये होता है अवे, ठीक है ना, स्टे अवे फ्रॉम मी, मेरे से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी, मेरे से दूर रहो। बट यहाँ पर अवे का मतलब है धीरे धीरे, ईटन अवे, क्योंकि देखिए जो आपका रैट होता है ना या माइस होता है जो, तो वो स्लोली स्लोली काटते हैं किसी चीज को ना, आपकी बुक हो, क्लोथ्स हो, स्लोली स्लोली काटते हैं ना, तो धीरे धीरे, तो यहाँ पर इसका मतलब है धीरे धीरे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हो गई, आप इसको लिख लीजिए। सेंस इसका ये है, इसी तरीके की जब आप अगर आप इसको खाली वही पढ़ेंगे ग्रामर, फिर जब ये यहाँ आएगा तब आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, तब आपको वो सेंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि ओवर द इयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, धीरे धीरे इतने वर्षों, इतने पिछले कई सालों में या इतने वर्षों में कई मनुस्क्रिप्ट्स को, है ना, कई मनुस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, ठीक है ना, जो हमारे कीड़े थे, है ना, कीड़ों के द्वारा खा ली गई। ऐसे लिखिए कि जैसे आपको लगता है रियल में आप हाँ ऐसे ही सोचते हो, तो वैसा ही आपको बस लिखना है, तो फिर उसके बाद सेंटेंस को सही कर लेंगे। पिछले कई वर्षों में कई मनुस्क्रिप्ट कीड़ों के द्वारा खा ली गई, ठीक है, यहां पर हो गया आपका, तो फुल स्टॉप को हटा दिया ना, यहां आप भी कॉमा लगा दीजिए। देखिए इसी से सीखिए, ठीक है ना। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ बर्बाद हो गई, कुछ बर्बाद हो गई, कुछ बर्बाद हो गई, फिर कॉमा लगा दी, कुछ बट मेनी हैव सर्वाइव। सर्वाइव मतलब होता है कि सुरक्षित रहना, ठीक है ना, जैसे मतलब जो है बच जाना। अगर मान लीजिए किसी ने शेर ने हमला किया किसी के ऊपर तो वो बच गया, तो बोला गया ही हैज सर्वाइव्ड द लायंस अटैक, मतलब शेर का जो हमला था उसमें ये सर्वाइव कर गया, मतलब बच गया, हमला होने के बावजूद भी बच गया। तो इतनी सारी खा ली गई इंसेक्ट्स के द्वारा, ये मतलब इंसेक्ट्स के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, बट फिर भी कुछ बच गई, ठीक है ना। बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, ठीक है ना, तो अब यहां पे लिखेंगे बट मतलब लेकिन कई बच गई या सुरक्षित बच गई, सुरक्षित बच गई। सेंस हमें समझना है, सेंस समझना है, ठीक है ना, एग्जैक्टली ट्रांसलेशन नहीं करना है, नहीं वो तो फिर रूपांतरण हो जाएगा, है ना, इंग्लिश थोड़ी ना समझ में फिर आ रही है ना। तो ये कुछ हमारी ऐसे बच गई। फिर यहां पे देखिए, फिर छोटा सा ऐसे कॉमा लगाना, ठीक। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, ऑफन मतलब ज्यादातर यहां पर, ठीक है ना, ऑफन मतलब ज्यादातर, तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे ज्यादातर, ठीक है ना, ज्यादातर, तो इसका मतलब ज्यादातर सुरक्षित, प्रिजर्व मतलब सुरक्षित है, ठीक है ना, आपके टेम्पल्स में एंड मोनेस्ट्रीज में। अब देखिए है तो ये पास्ट टेंस कि प्रिजर्व्ड लिखा है, ठीक है ना, बट हम इसको लिखेंगे कैसे, ज्यादातर, बट ऑफन प्रिजर्व्ड, अक्सर या ज्यादातर मंदिरों में और मोनेस्ट्रीज में सुरक्षित हैं, मंदिरों में और मठ, मोनेस्ट्रीज मतलब मठ, मठों में, क्योंकि यहां पर एस लगा हुआ, देखिए एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा मंदिर है और एक से ज्यादा मठ है ना, ज्यादातर मंदिरों और मठों में सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। अब यहाँ पे है लगा दिया, तो सोचिए ये तो प्रेजेंट का है, ठीक है ना, या सुरक्षित है या सुरक्षित रह गई, ठीक है ना, तो है को हटा के वही ना, एक बार जब आप लिखो तो आप लगेगा ये तो गलत हो रहा है नहीं लगेगा, तो आपको जैसे लगे कि नहीं ये तो बात तो पास की हो रही है, ज्यादातर मंदिरों और मठों में सुरक्षित रह गई, ठीक है ना, रह गई, ये इसका सेंस है। अब फुल स्टॉप लगा दिए, एक लाइन आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। These books dealt with all kinds of subject, है ना, these books मतलब ये किताबें dealt, अब जैसे डील में आई डील इन कैश, जैसे मतलब कोई आप मान लीजिए किसी के यहाँ कोई सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है ना, आप जैसे शॉपकीपर के पास जाते हैं, वो बोलता है भैया मैं पेटीएम नहीं लेता ना, मैं गूगल पे लेता हूँ, ठीक है ना, तो मैं तो भैया डील में मतलब जो है मैं तो कैश में डील करता हूँ, मतलब कैश में डील करता हूँ, मतलब लेन देन जो भी है वो मैं कैश में डील करता हूँ, मतलब मैं मतलब डील मतलब क्या होता है, करना, डील मतलब यहाँ पे मानोगे करना। अब इसका आप सेंस देखोगे ना, आपको गूगल पे कहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो करना। These books dealt with all kinds of subject, ठीक है ना, इन किताबों ने, या है ना, इन किताबों, ये मतलब कौन सी किताबें जो बच गई, जो सरवाइव कर गई, ठीक है ना, जो सरवाइव कर गई
जो मैन्युस्क्रिप्ट जो है ना, जो मैन्युस्क्रिप्ट, जो हस्तलिपियां, जो पांडुलिपियां जो सर्वाइव कर गई, जो सुरक्षित बच गई, ठीक है ना, जो सुरक्षित बच गई, वही बुक्स के बारे में, तो ये प्रोनाउन हो गया क्योंकि इनके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो दीज बुक्स, ये किताबें डील करती हैं विद, मतलब अभी देखिए समझ में आएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं ना। ये किताबें डील, दीज बुक्स डेल्ट विद, ये डेल्ट विद साथ में पढ़ा जाता है हमेशा, चाहे जहां है हमेशा साथ में। दीज बुक्स डेल्ट विद, ठीक है ना, दीज बुक्स डेल्ट विद, बताती हैं, ये किताबें बताती हैं या चर्चा करती हैं, ये हो जाएगा हमारा इसका डेल्ट का मतलब, ठीक है ना, बताती हैं या चर्चा करती हैं। तो दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, सभी प्रकार के विषयों के बारे में, है ना, सभी प्रकार के विषयों के बारे में, है ना। ये किताबें चर्चा करती हैं सभी प्रकार के विषयों के बारे में। अब इस सेंटेंस को रिफाइन फिर से कर दीजिए, ये किताबें जो है सभी विषयों के बारे में चर्चा करती हैं, तो ये सही हो जाएगा, है ना। इस हिसाब से आप जब एक बार गलत लिखेंगे तो दोबारा खुद ही आपको बताएगा, अच्छा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा यहां तक, ठीक। अब वो कौन कौन से थे, अब जैसे यहाँ पे ये लगा ना कॉलन लगा हुआ, कोलन, तो अब इसका मतलब आगे बता रहे वो कौन कौन थी। रिलीजियस बिलीफ, मतलब हमारा रिलीजन मतलब क्या होता है, धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं, हमारी धार्मिक मान्यताएं हो गई, ठीक। फिर उसके बाद हो गया धार्मिक मान्यता एंड प्रैक्टिसेस, और प्रथाएं। अब यहां प्रथाएं जैसे क्या, जैसे कि हमारा सती सिस्टम था ना, तो वो एक प्रथा थी ना जो राजा राम मोहन राव जी ने इसको खत्म कराया था बाद में लड़कर के, जब उनकी ही बहन को जो है सती मतलब हो गया था, ठीक है ना, सती में उनको मतलब उनकी बहन को ही जला दिया गया था, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रथाएं, ठीक है। अब हो गया ना कि कौन कौन सी धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं, ये सारे सब्जेक्ट को, ठीक है ना। और फिर उसके बाद द लाइव्स ऑफ द किंग, मतलब राजाओं की जिंदगियां, लाइव्स मतलब कई लोगों की जिंदगियां, और किंग्स मतलब कई राजा, तो राजाओं की, ऑफ मतलब की, ठीक है ना, तो राजाओं की जिंदगियां, राजाओं की जिंदगियां, ठीक है ना, राजाओं की जिंदगियां या राजाओं की जिंदगी, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, राजाओं की जिंदगी, ठीक है ना, राजाओं की जिंदगी। मेडिसिन मतलब औषधि, औषधि, एंड और विज्ञान, ठीक है। अब यहां पे रुक जाते हैं। अब ये देखिए एंड जो लगा ना, यहां पे देखिए, एक बताया रिलीजियस बिलीफ के बारे में, दूसरा जो हमारी प्रथाएं हैं जैसे सती प्रथा वगैरह इसके बारे में, फिर तीसरा राजाओं की जिंदगियों के बारे में, फिर औषधि के बारे में, और फिर साइंस के बारे में। तो जो एंड है ना, वो जैसे आप 7-8 चीजों को बता रहे हैं, फिर एंड जो है ना, जब लास्ट चीज बताएंगे उससे जस्ट पहले एंड लगेगा, हर बार एंड नहीं लगेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए मेडिसिन के पहले एंड नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इसके पहले एंड नहीं है, राजा की लाइफ के पहले ना, तो हर बार एंड नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम समझना, ठीक। अब आगे ये बिसाइड्स, इसका मतलब आप समझिए, मतलब इसके अतिरिक्त, मतलब और भी चीजें वो बता दी थी ना, इसके अतिरिक्त कौन सी चीजें थी, बिसाइड्स दीज, मतलब इसके अतिरिक्त, ठीक है। अब ये समझ लीजिए आप, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स दीज, इसके अतिरिक्त, इसके हो गया मतलब अतिरिक्त, मतलब इसके अलावा, ठीक है ना, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा। अब ये किसके अलावा के बारे में बात की जा रही है, जो राजाओं की जिंदगियां थी, रिलीजियस बिलीफ थे, प्रैक्टिसेस थी, मेडिसिन थी एंड साइंस, इनके अलावा क्या, वर मतलब बहुत सारी चीजें, 1 2 3 ये चीज हमारी बताई, 1 2 3 चीजों के बारे में बताया गया है। वो कौन सी चीजें थी, वर मतलब थी, ठीक है ना। बिसाइड्स दीज वर, दीज वर, एक्चुअली देयर वर होगा यहाँ पे, ठीक है ना, देयर वर, ठीक है ना। तो इसके अतिरिक्त, इसके, और जो ये देयर होता है ना, ये आपको किसी चीज की होने की संभावना बताता है, अस्तित्व बताता है। जैसे बोला कि देयर इज अ मार्कर, ठीक है, मैं बोलूं कि अच्छा मार्कर वहां का, देयर इज अ मार्कर, तो मतलब कि मार्कर के वहां होने का अस्तित्व है, इसलिए देयर लगाता है। अब ऐसे बोलूं कि अच्छा, जैसे उनसे कोई पूछे वेयर इज द मार्कर, तो मैं क्या बोल दूं, ऐसे क्या बोलूंगा, कुछ मतलब कोई वो सेंस ही नहीं निकलेगा। इसलिए ऐसे सेंस को, ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देयर देयर देयर, अगर सीखते बोले कि देयर, वेयर इज द मार्कर, तो देयर 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 वहीं पे है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये हो गया। अब इसके अतिरिक्त देयर वर एपिक्स, मतलब जो हमारे महापुराण होते हैं, ठीक है ना, महापुराण जैसे हमारी गीता हो गई, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ठीक है ना, ये हमारी जो है ये सारी चीजें हो गई, एपिक्स थे, ठीक है ना। तो इसके अलावा पुराण है, पुराण हो गए, ये पोएम्स हो गई, मतलब
कविताएं हो गई, बहुत सारी कविताएं भी हमें मैन्युस्क्रिप्ट से मिलती हैं जो पुराने जमाने में लिखी गई होंगी बहुत 100 साल पहले। प्लेस मतलब नाटक, बहुत सारे नाटक भी हमको मिलते हैं, ठीक है ना। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक, मेनी ऑफ देम मतलब ये जितने, देम मतलब यहाँ पे सबके पास जा रहा है, साइंस, प्लेस, पोएम्स, एपिक्स, लाइव्स ऑफ द किंग्स, रिलीजियस बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, ये सबके लिए यहाँ पर वर्ड है कि देम। अब इन चीजों को रिफर किया जा रहा है। मेनी ऑफ देम मतलब इन सारे जितने भी 6-7 चीजें हैं, मेनी ऑफ देम वर रिटन इन संस्कृत। ज्यादातर जो रिलीजियस बिलीफ्स की जो मतलब किताबें थी, मैन्युस्क्रिप्ट थी, या जो प्रैक्टिसेस के बारे में, जो भी प्रथाओं के बारे में बताया गया था, या राजाओं की जिंदगियों के बारे में, या औषधि के बारे में, या विज्ञान के बारे में, ठीक है, या आपके पुराणों के बारे में, ठीक है ना, या जो धार्मिक हमारे ग्रंथ होते हैं उनके बारे में, या जो भी हमारी कविताएं उनके बारे में, और या जितने भी हमारे नाटक हैं उनके सबके बारे में। मेनी ऑफ देम वर रिटन इन, ये सारे मेनी ऑफ देम मतलब ये इनमें से कई ज्यादातर, इनमें से ज्यादातर जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। इनमें से ज्यादातर वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। यहां पे लिख देते हैं, इनमें से ज्यादातर संस्कृत भाषा में लिखे गए। समझ गए आप, राइटिंग समझ लेना आप, ठीक है। ज्यादातर संस्कृत भाषा में लिखे गए। अदर्स वर रिटन इन प्राकृत, और कुछ, अब यहाँ पे और एंड नहीं लगा, फिर भी हम लगाएंगे और, ठीक है, और ये हटा देंगे, यहाँ पे लगे कॉमा, और कुछ। यहां पर अदर्स का मतलब कुछ अन्य, और कुछ अन्य जो है वो प्राकृत में लिखे गए, प्राकृत में, अदर्स वर, ठीक है ना। और रिटन जो है ना, ये यहां से कॉमन हो जाएगा, जो रिटन है ना, ये रिटन, ये इसके साथ भी यूज हो, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लगा ना, तो इसी सेंटेंस में रिटन का मतलब है ना कि अदर्स वर रिटन, ये मान लिया जाएगा यहाँ पर कि रिटन लिखा हुआ, ठीक है ना। अदर्स वर रिटन इन प्राकृत, तो कुछ अन्य प्राकृत में भी लिखे गए, प्राकृत में, अदर्स प्राकृत में, और कुछ अन्य प्राकृत में लिखे गए, प्राकृत में लिखे गए, ठीक है ना। अब ये बताया गया कि ये जो प्राकृत है ना, इसके बारे में बताया गया। तो जब भी कोई लैंग्वेज या कुछ बात बताएगा तो ये इसके बारे में एक्सप्लेन करता है पूरा, आपका यहां तक ब्रैकेट में। लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, भाषाएं प्रयोग की जाती थी सामान्य व्यक्तियों के द्वारा। कौन कौन सी? प्राकृत और तमिल, ठीक है ना। तो इसमें यहां लिख देना है कि प्राकृत और तमिल भाषाएं सामान्य व्यक्तियों के द्वारा, सामान्य व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग की जाती थी या बोली जाती थी, ठीक है ना। ये पूरा हमारा हिंदी भी हो गया इसका, ठीक है ना। अब आप इसको अब आप जब ये लिख लेंगे, ठीक है ना, जैसे आपने ये इसको पढ़ा, समझा, इसका उच्चारण कैसे करना वो किया आपने, ठीक है ना, आपने कुछ वोकैबुलरीज को याद किया, अब आप समझ गए इसका। अब आपने उसको अपनी भाषा में जितना आपको खुद से समझ में आ रहा है, मैंने क्या किया ना, बिल्कुल इसको ऐसे परफेक्शन के साथ नहीं ट्रीट किया, मैं ऐसे पढ़ रहा हूं जैसे कि आपको लगे कि आप खुद ही कोशिश कर रहे हैं, आप कीजिए मैं कोशिश कर रहा हूं, ऐसा कर मुझे खुद नहीं आता है, तो मैं उस हिसाब से इसको मतलब ऐसे लिख रहा हूं कि आपको लगे कि नहीं कोई ऐसा सामने होने कि हाँ उसने ये पढ़ा, फटाफट उसने लिख दिया। मैं भी आपके जैसे ही बिहेव कर रहा हूं जैसे आपको नहीं आता, मान लीजिए, तो आप ऐसे ही स्ट्रगल करेंगे जैसे मैं यहां स्ट्रगल कर रहा हूं, ठीक है ना। उस स्ट्रगल से कनेक्ट करिए आप मुझसे, ठीक है ना। जितने भी बच्चे गांव में बैठे हैं, जितने भी बच्चे छोटे शहरों में हैं, जिनको नहीं एक्सेस मिल पा रहा है, जिनको अंदर नहीं हिम्मत आ पा रही, कोशिश करिए, क्योंकि आप ही बचा सकते हैं अपने आप को और कोई नहीं बचा सकता, ठीक है ना। मतलब आप ही अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, बाकी आप रोड पे धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है यूपीएससी में जो है मीडियम या इंग्लिश को हटा देना, ठीक है ना। उन्होंने हटा दिया सीसैट को, बस खाली वैसे कर दिया क्वालिफाइंग, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा हुआ है, ये बहुत सारे लोगों को मतलब इनका असर नहीं होता ऐसे, ठीक है ना। ये ऐसे मुद्दे हैं इनका बहुत ज्यादा जनमानस पे असर नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए हिंदी। अब इसको क्या करना है, आपको रीडिंग करना है, 4-5 बार रीड करिए अच्छे से, एक बार कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा। इसको रीड करिए अच्छे से, रीड करिए, रीडिंग करने के बाद अच्छे से उच्चारण करिए, और जैसे जैसे मैंने बताया कि यहां से लेकर इस चीज को साथ में पढ़ना है, ऐसे वैसे इसको पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है ना। जितना बेस्ट स्टैंडर्ड कोई फॉलो करिए ना, सीधे छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप करने की क्या जरूरत, जो जरूरी वो सबसे पहले करिए, उसके बाद जो छोटे स्टेप उनको समझेंगे। जब यहां पे समझ में आ जाएगा तो फिर ग्रामर का यूज, जब केवल रूल ही पढ़ा है तो फिर अच्छा वहां पढ़ा तो मुझे ओ ये सेंस होता है, अच्छा, तो वहां से कनेक्ट बहुत जल्दी आप कर पाएंगे, तब आपकी जो है स्ट्रेंथन होगी ग्रामर, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है। इसको पढ़िए अच्छे से, उच्चारण करिए इसका सही से, ठीक है ना। उसके बाद इसको खुद से ट्रांसलेट करिए, ठीक है ना। इसका मतलब इसका मीनिंग निकालिए आप, ठीक है ना। मीनिंग निकालने के बाद अब आप जब इसमें से कुछ वोकैबुलरीज को याद कर लेंगे, ठीक है ना, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट है तो मैन्युस्क्रिप्ट को आपको समझना कि स्क्रिप्ट, इसको जो भी